दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने की सीएम के साथ मुलाकात। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी उत्तराखंड सदन पहुंचे। सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। अभी तक पीएम के साथ मुलाकात का समय तय नहीं हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहले ही मुलाकात हो चुकी है, यानी गृह मंत्री अमित शाह के साथ शिष्टाचार भेंट कर चुके हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम, गृह मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, पीएम से मुलाकात होनी है, और क्या कुछ संभावित कार्यक्रम हैं सीएम के? देखिए पार्टी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री दिल्ली में इस समय मौजूद हैं और गृह मंत्री से मुलाकात करके आए हैं। उनको कोविड को लेकर जो भी कार्य किया है उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है। उसके साथ साथ तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से तैयारियां उत्तराखंड सरकार कर रही है इसको लेकर भी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मिलने का समय मांगा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जैसे ही समय मिलेगा मिलने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेंगे। अभी फिलहाल वो उत्तराखंड सदन में मौजूद है। कल उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनसे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी मुलाकात करके गए हैं। विजय बहुगुणा ने मुलाकात करके बाद दोस्तों जरूर कहा है कि राजनीति को लेकर ही बातचीत हुई है, कोरोना को लेकर ही बातचीत हुई है, और पर्यटन उद्योग उत्तराखंड में जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है कोरोना की मार के चलते, तो ऐसे में उसको लेकर ही बातचीत हुई है। क्योंकि लंबे समय से मसूरी और इसके अलावा नैनीताल और देहरादून के जो तमाम सारे होटल उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, स्पेशल राहत पैकेज की मांग भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। तो उसको लेकर भी मंथन चल रहा है कि किस तरीके से तमाम सारे लोगों को राहत पहुंचाई जाए और कैसे इन लोगों को राहत पैकेज दिया जाए। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली दौरे पर हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सदन में पौधारोपण किया। इसके साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि गृह मंत्री के साथ उनकी ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी। पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश और देश का पर्यावरण जो दूषित मुक्त हो पेड़ लगाने से, साथ ही ऑक्सीजन की आज जिस तरह कोरोना महामारी आवश्यकता है, तो इन पेड़ों से रुद्राक्ष है, पीपल है, तुलसी है, ये आज से हमने प्रारंभ किया है और पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग लाखों में इस प्रकार पौधारोपण का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे कि स्वयं ऑक्सीजन मिले ऐसे प्लांट। चलिए, गृह मंत्री से मेरी कर्सी कॉल थी और पहली बार मैं आया हूं क्योंकि कोविड के कारण नहीं आ पाया, इसलिए इस समय मैं उनसे कर्सी कॉल मिला हूं और उत्तराखंड के बारे में उनको मैंने सारी चीज़ें बताई। पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड में तमाम जगह पौधारोपण किया गया। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 3 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं, हल्द्वानी, रामनगर और खटीमा। हल्द्वानी में पर्यावरण दिवस मनाया गया और फलों के पौधे लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ रामनगर वन विभाग ने पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें पौधारोपण किया गया। तो वहीं भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसपी ने वन विभाग के साथ मिलकर पौधारोपण किया। नेपाल बॉर्डर पर वन क्षेत्र में पौधे लगाए गए। पर्यावरण के दिवस के मौके पर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पौधारोपण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से भी पौधारोपण की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण दिवस पर सभी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। उधर कार्यक्रम के दौरान रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। उधर सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। सीएम ने भी लोगों से ज्यादा पौधे लगाने को कहा। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार की तरफ से कुछ नई पहल किए जाने का फैसला लिया गया है। वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इसे लेकर बातचीत हुई है। इस दौरान पर्यावरण के संरक्षण पर कुछ नई व्यवस्थाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार अब 5 जून को प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहतर कार्य करने वाले जिलों और विभागों को सम्मानित करेगी। इसके अलावा राज्य में पहली बार जीडीपी की तर्ज पर जीईपी की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत हर साल जीडीपी की तरह अब जीईपी का भी आंकलन या समीक्षा की जाएगी। हर विभाग में एक मद ऐसा होगा बजट में, उसके जैसे माना 250 को किसी विभाग का बजट है, उदाहरण के लिए करूँ मैं
प्लान नॉन प्लान सब मिला के, तो उसमें चाहे वो 5 करोड़ या 10 करोड़ वो क्लाइमेट के लिए होगा उस विभाग में, क्योंकि माना सड़क है, जैसे सड़क बन रही है तो उसके क्लाइमेट चेंज में क्या असर हो रहा है, एग्रीकल्चर विभाग में एग्रीकल्चर के क्या इम्पैक्ट हो हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे 1.5 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया धरती का, वो विभाग अपने इस प्रदेश के अंदर उस बजट से वो काम करेगा जिससे जलवायु परिवर्तन को जो कुप्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन के, उनको रोकने का काम करेगा। उधर पर्यावरण दिवस के मौके पर पुलिस की तरफ से भी पौधारोपण किया गया। इस दौरान प्रदेश के पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अभियान 16 जुलाई तक जारी रहेगा। कि इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस ने समस्त पुलिस परिसरों में 1 लाख पौधे प्लांट करने का जो है एक संकल्प लिया है। 1 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस से की है। माननीय अनिल जोशी जी हमारे पुलिस मुख्यालय में आए, उनको मुख्य अतिथि बनाया है और हम जो है हर पुलिस थाने में हम लगभग 100 पेड़ लगाने का टारगेट है। हर पुलिस लाइन में 1000 या उससे ज़्यादा, हर बटालियन में 5000, इस तरह करके हम जो हरेला के आखिरी दिन मान रहे हैं हम अपने अभियान का 1 लाख पेड़ लगा देंगे। जोशीमठ में टीएचडीसी कंपनी में कार्यरत 900 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है। दरअसल उत्तराखंड सहित यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, दार्जिलिंग, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के मजदूर अब जल विद्युत परियोजना पर काम करने के लिए आए थे। ये सभी मजदूर टीएचडीसी की सहायक कंपनी एचसीसी में पिछले कई सालों से मजदूरी कर रहे थे। इसमें कई ड्राइवर, हेल्पर, ऑपरेटर शामिल हैं, लेकिन कंपनी ने इन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया है, जिससे मजदूरों में गुस्सा है। वेतन नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द वेतन मिलना चाहिए। हमारे 900 मजदूर भाई हैं, लेकिन इनका कमिटमेंट जो भी रहा आज तक सब झूठा रहा। 6 महीने हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने का वेतन आश्वासन पर दिया जा रहा है। मेडिकल भी नहीं दिया गया। दिसंबर तक की सैलरी शीट तक नहीं मिली है और जनवरी में हमको मेडिकल मिलना था, वो मेडिकल भी अभी किसी भी वर्कर को नहीं दिया गया। मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये कह रहे थे कि बिजली के अंडरग्राउंड काम वो करवा रहे हैं, लेकिन अब उनके भेद खुल गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने साफ कहा है कि ये काम राज्य सरकार करवा रही है। मसूरी में बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइंस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पब्लिसिटी के लिए ये बयान दे रहे हैं कि ये काम पालिका ने करवाया है। एसडीओ यूपीसीएल मसूरी द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा 1 रुपये इस अंडरग्राउंड केबलिंग में नहीं खर्च हुआ है। उसी के तहत उसके बाद नगर पालिका ने एक आरटीजीएस निकाल कर बताया कि हमने 1 करोड़ रुपये का पेमेंट किया था। मसूरी के माल रोड पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करवाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ये काम राज्य सरकार ने करवाया है। ने मुझे बताया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है कि साहब हमने कराया। वो मेरे पास पेपर लेके आए, उन्होंने दिखाया कि साहब ये तो स्ट्रीट लाइट का उन्होंने बिल दिया है। तो मैंने कहा कि इस टाइम इन चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब राजनीति का व्यक्ति आएगा हम राजनीति करेंगे। मगर नगर पालिका अध्यक्ष इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले दिन ही बोला था कि मसूरी को सुंदर बनाया जाएगा और इसको देखते हुए हमने सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को अंडर प्रोटेस्ट 1 करोड़ रुपए जमा कराए। बहुत टाइम से विवाद चल रहा था पैसों के लेन देन का, तो हमने 1 करोड़ रुपए पालिका से जमा कराए इस शर्त पे कि आप पिक्चर पैलेस चौराहे के आसपास के जितने पोल्स और लाइट्स हैं उनको आप भूमिगत करेंगे। पालिका अध्यक्ष के दावे पर यूपीसीएल के अधिकारी ही सवाल उठा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा जो भी पैसा दिया गया है वो स्ट्रीट लाइट मद में ही दिया गया है, अंडरग्राउंड मद में कोई पैसा नहीं दिया गया। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि पालिका द्वारा अंडरग्राउंड कराया जा रहा है। इसमें माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है और यूपीसीएल द्वारा ही खर्चा किया जा रहा है पूरी तरह। अब सवाल ये है कि जनप्रतिनिधियों की इस बयानबाजी से आखिरकार जनता का क्या भला होने वाला है। अच्छा होता कि नेताजी वाहवाही लूटने के बजाय काम पर ध्यान देते।
एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। और अब आपको उत्तराखंड कोरोना अपडेट भी दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति रही आपको बताते हैं। कोरोना के 619 नए मामले सामने आए हैं और 16 लोगों की मौत हुई है। आज 2531 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। देहरादून में 127 मामले सामने आए हैं। यानी बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पर भी लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो घट रहा है और हर रोज मामले जो आ रहे थे उनमें अब कमी आ रही है। 2531 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। 24 घंटे में 619 नए मरीज सामने आए हैं। 16 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 619 केस सामने आए। और कोरोना कर्फ्यू के दौरान शनिवार को राशन की दुकानें खोली। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक राशन की दुकानें खुली रही। इस दौरान दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुकानों के खुलने का समय कम होने की वजह से सुबह से ही बाजार में भीड़ हो गई, जिस वजह से न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ न ही मास्क का। दून के हनुमान चौक पर सबसे ज्यादा राशन की दुकानें। उत्तराखंड में 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी है। सरकार ने हल्की राहत देने के लिए 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें खोली हैं। ये दुकानें सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खोली जाएंगी। और इस वक्त मैं हनुमान चौक के पास में हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा राशन की दुकानें हैं। पहले आप तस्वीर देख लीजिए किस तरह से यहाँ जो लोग हैं वो लगातार खरीदारी करने आ रहे हैं। हालांकि लोग खुद सचेत हैं, ताकि वो ये चाह रहे हैं कि अगर कोरोना के ग्राफ को कम करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। और यही वजह है कि दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर लगातार लोग खड़े हैं, भीड़ लगा के खड़े हैं। दुकानदारों द्वारा उन्हें ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वजह है क्योंकि वक्त कम है। लोग सुबह 8 बजे से 1 बजे तक ही यहाँ खरीदारी कर सकते हैं और 2 दिन ही हफ्ते में दुकान खुल रही हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें जो हैं वो सुबह आपकी 7 से 10 खुल रही हैं। अगर राशन की दुकानें भी रोज़ खुलेंगी और 2-3 घंटे के लिए खुलें और कोविड की प्रोटोकॉल के तहत खुलें तो भीड़ इतनी नहीं रहेगी। अच्छा, ये बाजार की स्थिति जो है, ये मेन मार्केट है। ये पूरे हनुमान चौक और आड़त बाजार जो है, यहाँ से शहर की 70 से 80% खाद्य आपूर्ति यहीं से होती है। इस तरह से मार्केट में भीड़ है। कई दुकानों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि ये वक्त बढ़ाया जाना चाहिए या चीज़ें और मैनेज करनी चाहिए। ऑब्वियसली इसमें टाइमिंग भी बढ़ानी चाहिए और डेज भी बढ़ाने चाहिए। एटलीस्ट 5 डेज तो करें। इससे थोड़ा दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों की भी ये मांग है। यदि टाइमिंग बढ़ाई जाएगी तो निश्चित तौर पर बाजारों में इस तरह से भीड़ नहीं होगी जिस तरह से नजर आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोविड कर्फ्यू के दौरान सरकार का ये मकसद है, यदि कोरोना के ग्राफ को कम करना है तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजारों में खरीदारी करनी होगी। देहरादून से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इस बीच एक अहम खबर मिल रही है। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर अब टोल नहीं लगेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सरकार का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। नेपाली फॉर्म के पास टोल प्लाजा बनाया जा रहा था। स्थानीय लोग और ट्रांसपोर्टर इसका विरोध कर रहे थे। तो हरिद्वार देहरादून मार्ग पर अब टोल नहीं लगेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सरकार का ये प्रस्ताव मान लिया है। आपको बता दें कि नेपाली फार्म के पास टोल प्लाजा बनाया जा रहा था। कि टोल प्लाजा उस स्थान पे जो नेपाली फार्म पे जिसकी चर्चा चल रही थी, जिसके लिए हमारे लोग जनता भी बहुत उसमें मायूस थी, बहुत उसमें अपने आप को असहाय जैसा समझ रही थी। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों या अन्य जनप्रतिनिधि जो भी, वो भी उसमें धरने में बैठे थे। मुझे भी खराब लग रहा था। संवैधानिक पद पे बैठने के बाद किसी भी धरने पे मैं नहीं जा सकता, वो आप सब जानते हैं। मन महसूस के मैं सोचता था कैसे उस काम को किया जाए, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का आभार व्यक्त कर रहा हूं। निर्णय लिया गया है कि वहां पे टोल प्लाजा नहीं लगेगा। और कृषि कानून के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर विरोध जताया। आप नेता रविंद्र युवराज ने कहा कि किसानों पर कृषि कानून के रूप में काला कानून थोपा गया है, जिसकी वजह से आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की मौत हुई है। आम आदमी पार्टी कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। तीनों जो काले कृषि कानून हैं उनके विरोध में, किसानों के समर्थन में बीजेपी मुख्यालय पर हमने आज धरना प्रदर्शन इत्यादि जो तीनों काले कानून उनके जो बिल हैं उनकी प्रतियां भी फाड़ी हैं। अपना विरोध जताया है मोदी सरकार के विरुद्ध और किसानों के समर्थन में।
टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भाजपा ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान 2022 के चुनाव को लेकर बातचीत हुई। बंशीधर भगत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा। साथ ही बंशीधर भगत ने कहा कि जिन लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हुए हैं उनके कार्ड 1 हफ्ते के भीतर ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ में एनएचएम कर्मियों ने पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल से मुलाकात की। इस दौरान चुफाल के साथ कर्मचारियों ने अपनी मांगों को साझा किया। बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि कोरोना काल में एनएचएम कर्मियों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। चुफाल ने कहा कि वो इनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे, साथ ही उनकी समस्याओं को दूर करने की भी कोशिश करवाएंगे।